नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीटेट एग्जाम 2021 के लिए सामाजिक अध्ययन के कुल 60 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। आप सभी लोग यह पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए क्योंकि यह आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, आप लोग इसका उत्तर बताइए। वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? दोस्तों, ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वायु वेग, वायु दाब, वायु दिशा या वायु तापमान। देखिए दोस्तों, वात दिग्दर्शी जो होता है यह एक यंत्र होता है। इसका प्रयोग हम वायु की दिशा मापने के लिए करते हैं, इसलिए आपका यहाँ पे तीसरा विकल्प बिल्कुल राइट है, वायु की दिशा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल, बहिर्मंडल। रेडियो तरंगों का संचरण जो होता है दोस्तों वह हमारा बाह्य वायुमंडल में होता है, तो यहाँ पे आपका इसलिए बाह्य वायुमंडल बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाह्य वायुमंडल ही रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से बाहरीतम परत तक पहचानना है। तो आंतरिक परत पहले बताना है, उसके बाद बाहरी परत। तो यहाँ पे आप देखिए, पृथ्वी की जो सबसे आंतरिक परत है पहली, वह जो है आंतरिक क्रोड होती है। आंतरिक क्रोड के नाम से जानते हैं। उसके ऊपर की जो होती है वह बाहरी क्रोड होती है, और उसके आगे की जो ऊपर की परत होती है तीसरे नंबर पर, वह मेंटल, और सबसे ऊपर की जो परत है वह परपटी होती है। तो इसलिए आपका यहाँ पे चौथा विकल्प राइट है, आंतरिक क्रोड, बाहरी क्रोड, मेंटल और परपटी। तो ध्यान से सभी प्रश्नों को आप देखते चलिए, रिवीजन करते चलिए इनका। दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइए कि यह क्या दर्शाता है। तो सूर्य की स्थिति देखिए, चंद्रमा की देखिए, और पृथ्वी की देखिए और चंद्रमा की देखिए। तो यहां से आप देखेंगे सूर्य से पृथ्वी, पृथ्वी से चंद्रमा, यह जो है एक समकोण को दर्शाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब सूर्य और चंद्रमा एक सीध में नहीं होते हैं, एक लाइन में नहीं होते हैं, बल्कि समकोण बनाते हैं, तब हमारा वहां पे क्या दर्शाता है? लघु ज्वार भाटा को दर्शाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपका ये लघु ज्वार भाटा को दर्शा रहा है, इसलिए आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? चौथा सही हो जाएगा, लघु ज्वार भाटा। अगला प्रश्न है, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, तो क्या कहलाता है? तटबंध, बाढ़ का मैदान, विसर्प या चाप झील। देखिए दोस्तों, जब नदियां मैदानों में प्रवेश करती हैं, मुड़ती हुई टेढ़ी मेढ़ी चलती हैं, यश के आकार की बनती हैं, तो यह जो है विसर्प कहलाता है। तो इसलिए आपका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने, भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी माना जाता है? तो आप बताइए, वायु मार्ग, रेल मार्ग, सड़क मार्ग या जल मार्ग। देखिए दोस्तों, इसमें कि दुर्गम क्षेत्र जो होता है वहां पे आपका रेल मार्ग नहीं जा सकता, सड़क मार्ग नहीं जा सकता, जल मार्ग नहीं जा सकता, आपका वायु मार्ग वहां पे जा सकता है। वायु मार्ग के माध्यम से ही वहां पे राहत सामग्रियों को पहुंचाया जा सकता है दुर्गम स्थानों पर, इसलिए आपका यहाँ पे सबसे ज्यादा जो उपयोगी है वह वायु मार्ग ही है। अगला प्रश्न है, देखिए ध्यान से, भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है कहलाती है? नगरीय भूगोल, जैव भूगोल, जनसांख्यिकी, मानव भूगोल। आप लोग बताइए क्या कहलाती है? देखिए दोस्तों, इसे हम जनसांख्यिकी के नाम से जानते हैं। जनसांख्यिकी में क्या होता है कि मानव की जनसंख्या की संरचना संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। इसमें मानव की जनसंख्या, जनसंख्या वृद्धि, मृत्यु, इन सब का अध्ययन किया जाता है जनसांख्यिकी में। तो चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अभिकथन दिया गया है और कारण दिया गया है, सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। यह तो सत्य है, 2 घंटे बाद अस्त होता है। कारण है कि अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। क्या यह कारण सही है? तो यह कारण बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन यह कथन सत्य है कि अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। यह सत्य है, लेकिन यह सही व्याख्या नहीं कर रहा है अभिकथन का, इसलिए आपका ए और आर यहाँ पे दोनों सत्य होगा, लेकिन आर जो है ए की व्याख्या नहीं करता है। तो यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए को स्पष्ट नहीं करता है। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान से आप इनको देखते चलिए। अगला प्रश्न है आपके सामने दोस्तों, यह भी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत पूछा गया है? गैर परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं दोस्तों?
ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत जो होते हैं, या हम कह सकते हैं कि वैकल्पिक स्रोत जो होते हैं वे होते हैं जो आधुनिक युग में इजाद किए गए हैं, जो आधुनिक युग में उनकी खोज की गई है, उन्हें हम गैर परंपरागत कहते हैं। जैसे कि हमारा क्या हो सकता है, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा को अब जो है आधुनिक युग में इसका इजाद किया गया है। ठीक है, सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, भूतापीय ऊर्जा हो गया दोस्तों, बायोगैस हो गई, ये सब क्या है दोस्तों, ये जो है गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। ठीक है, तो और आपका जो ईंधन, प्राकृतिक गैस, कोयला है, ये सब क्या है, ये परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। तो यहाँ पे आपका जो है तीसरा विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, सौर ऊर्जा या जो है गैर परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आता है। सी ऑप्शन राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है, विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर, विटिकल्चर, हॉर्टिकल्चर या पिसिकल्चर? तो ध्यान दीजिएगा कि विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का जो प्रजनन होता है उसे हम पिसिकल्चर कहते हैं। ठीक है, और रेशम कीट का जो पालन होता है उसे हम सेरीकल्चर कहते हैं। अंगूर की खेती जहां होती है उसे हम विटिकल्चर कहते हैं, विटिकल्चर में अंगूर की खेती होती है। इसके अंतर्गत हॉर्टिकल्चर में क्या होता है, हॉर्टिकल्चर जो है यह उद्यानों से संबंधित है, इसमें पौधों का अध्ययन किया जाता है। तो इसलिए आपका यहाँ पे चौथा विकल्प बिल्कुल राइट है, पिसिकल्चर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, एक स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? जल संधि, स्थल संधि, द्वीप? तो आपका इसमें सही जवाब क्या होगा, उसे हम दोस्तों स्थल संधि कहते हैं। स्थल संधि क्या होती है, एक सकरी पट्टी होती है जो दो विशाल भूखंडों को आपस में जोड़ती है। अगला प्रश्न देखेंगे। अब सभी प्रश्न ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप? आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है जो सबसे छोटा महाद्वीप है। ध्यान रखिएगा, यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। और अगर बात करें सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया जो है वह विश्व का जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप। चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। सामाजिक विज्ञान में कौन कौन से विषय शामिल हैं आपको पता ही होगा। इतिहास शामिल है, भूगोल शामिल है, और क्या शामिल है, राजनीति शास्त्र शामिल है या राजनीति विज्ञान कह सकते हैं, और अर्थशास्त्र। तो यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पे आपका दोस्तों सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र, यही चारों विषय इसमें शामिल हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अब आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है? व्याख्यानात्मक शिक्षण का, संरचनात्मक का, अनुकरण का या निपुणात्मक का? तो आगमनात्मक से अधिगम में दोस्तों ये जो है इसका जो विरोधाभासी है वह आपका क्या है, व्याख्यानात्मक शिक्षण। व्याख्यानात्मक शिक्षण में जो बच्चे होते हैं वह निष्क्रिय हो जाते हैं, केवल सुनते रहते हैं और वहाँ पे व्याख्यान दिया जाता है, जो कि यह छोटे बच्चों के लिए नहीं किया जाता है, यह जो है बड़े बच्चों के लिए किया जाता है व्याख्यानात्मक शिक्षण। तो यहाँ पे जो है आगमनात्मक अधिगम का विरोधाभासी व्याख्यानात्मक शिक्षण हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे कथन दिया गया है दो, इसमें से सही उत्तर आपको बताना है। तो ध्यान से पहले देख लेते हैं क्या लिखा है। आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। तो क्या यह सत्य है? तो आप कहेंगे बिल्कुल, आलोचनात्मक सोच जो होती है वह धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है, यह सत्य है। यह दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन में मदद नहीं करती है, यह गलत है। मदद करती है दोस्तों, यह दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने में आलोचनात्मक सोच यह जो है मदद करती है। तो यहाँ पे नहीं दिया है, इसलिए आपका यह गलत है। ए सही है और बी गलत है दोस्तों, इसलिए आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, ए सही है और बी गलत है। तो ए सत्य है और बी असत्य है, पहला ही ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है, अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है? इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े या अनुसंधान के लिए एक संख्यात्मक दृष्टिकोण या मेट्रिक इकाइयां? तो इसमें आपका दोस्तों क्या होगा, अनुभवजन्य साक्ष्य उसे कहते हैं जो इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े होते हैं। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट है, ए ऑप्शन। अपनी इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े अनुभवजन्य साक्ष्य कहलाते हैं।
अगला प्रश्न है, भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रतिकृतियां शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हैं। किसके लिए उपयुक्त है आपको बताना है, इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल या राजनीति विज्ञान। तो यहाँ पे आपका क्या सही हो जाएगा, भूगोल सही हो जाएगा। भौतिक विशेषताओं के मॉडल और प्रतिकृतियां भूगोल शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होते हैं, क्योंकि भूगोल में क्या होता है, इसमें भूगोल शिक्षण में हम कंपास का प्रयोग करते हैं, ग्लोब मानचित्र का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पे आपका तीसरा बिल्कुल राइट है। अगला है, स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या प्राथमिक तृतीयक दोनों। तो यहाँ पे आपका क्या सही हो जाएगा, आप लोग बताइए। यहाँ पे दोस्तों आपका राइट हो जाएगा द्वितीयक स्रोत, यह आपका जो है द्वितीयक स्रोत के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो प्राथमिक आंकड़े दोस्तों वे होते हैं जो पहली बार जो अन्वेषक होते हैं या फिर कह सकते हैं जो गणनाकार होते हैं उनके द्वारा जो संग्रह किया जाता है वह प्राथमिक होता है। और द्वितीयक आंकड़े जो होते हैं जो हमें दूसरों द्वारा संग्रहित किए जाते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पे स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह, यह जो है द्वितीयक स्रोत के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखेंगे, सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं। तो आप कहेंगे दोस्तों इसमें समावेशी कक्षा। सीखने की अक्षमता वाले जो शिक्षार्थी होते हैं वह समावेशी कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं। समावेशी कक्षा में दोस्तों सभी को एक समान रूप से शिक्षा दी जाती है, जो सामान्य बच्चे होते हैं उन्हें भी, जो सामान्य नहीं विशिष्ट बच्चे होते हैं उन्हें भी एक साथ शिक्षा दी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित सिद्धांत किसने दिया है, यह पूछा गया है। सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं लेकिन विभिन्न दरों से, इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। यह कथन किसका है, तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों यह कथन किसका है, जीन पियाजे का कथन है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह जीन पियाजे का कथन है। जीन पियाजे कौन थे, ये स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने दोस्तों बाल विकास पर काफी अध्ययन किया था और इसके लिए यह काफी प्रसिद्ध भी हैं। इन्होंने विकासात्मक मनोविज्ञान में काफी बड़ी भूमिका निभाई थी, उसमें काफी खोज किया था। चलिए अगला प्रश्न है, कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाना चाहिए या उन्हें व्यक्तिगत परियोजनाएं दें, काम के लिए कक्षा को छोटे समूह में विभाजित करें, परियोजना को करने के लिए उन्हें विभिन्न स्रोत प्रदान करें। तो यहाँ पे आपका क्या सही हो जाएगा, यहाँ पे आपका दोस्तों पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। कक्षा में सहकारी शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए छात्रों को बहस व चर्चाओं में लगाना चाहिए। किसमें लगाना चाहिए, बहस व चर्चाओं में लगाना चाहिए। बहस व चर्चाओं द्वारा दोस्तों वे एक दूसरे से क्या करते हैं, एक दूसरे के विचारों को जान सकेंगे, ठीक है, और उससे सीखेंगे और किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, एक आत्मनिर्देशित आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होती है उसे क्या कहते हैं। आलोचनात्मक सोच, जटिल सोच, बुद्धिमान सोच या अमूर्त सोच। तो यहाँ पे आपका दोस्तों सही हो जाएगा, इसे हम आलोचनात्मक सोच के नाम से जानते हैं। तो पहला ही ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं। तो आपका क्या जवाब होगा, पौधों एवं खनिज से, पौधों और खनिज से प्राप्त किए गए हैं। तो यहाँ पे आपका दोस्तों तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पुरानी पांडुलिपियां पर लिखी गई थी ताड़पत्रों से, पत्थरों से या कागज से या लकड़ी से। तो आप लोग बताइए सबसे पुरानी पांडुलिपियां किससे लिखी गई थी। आपका सही जवाब है दोस्तों ताड़पत्रों से लिखी गई थी। किससे लिखी गई थी, ताड़पत्रों से यह लिखी गई थी। यह जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप लोग जरूर ध्यान से देख लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि काल सबसे लंबी है। तो ध्यान रखिएगा आपका जो पूरा पाषाण काल है दोस्तों, यह जो है मानव के इतिहास में सबसे लंबी अवधि मानी जाती है। तो पहला ही ऑप्शन आपका इसमें सही है। अगला प्रश्न है, ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन करिए। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है, क्या यह सत्य है। या दूसरा है, यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। तो आपका इसमें क्या सही होगा, आपका दोस्तों इसमें दोनों सही है, ए और बी दोनों।
मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास स्थित एक उपजाऊ मैदान है, यह भी सत्य है, और यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। तो डी ऑप्शन दोस्तों आपका सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? पंजाब, हरियाणा, गुजरात और जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पे दोस्तों आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? गुजरात में पाए गए हैं। भारत के गुजरात राज्य में जो है हड़प्पा नगर के सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं। हड़प्पा नगर सबसे बड़ी संख्या में पाए गए हैं। जैसे गुजरात में लोथल के बाद जो है अभी कुछ समय पहले जो है खोजे गए आपका जो धौलावीरा है, यह भी जो है इसे भी नगर की संज्ञा दी गई है। तो इसमें जो है सी ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई है? ब्राह्मी, पाली, संस्कृति या प्राकृत। तो यहां पे आपका सही हो जाएगा दोस्तों संस्कृत में। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ऋग्वेद मूल रूप से संस्कृत भाषा में रची गई है। तो ध्यान से आप देख लीजिए, इसी प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक कौन थे? तो आपका जवाब होगा दोस्तों बिंबिसार थे। कौन थे? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के जो पहले शासक थे वह कौन थे? बिंबिसार थे। तो दोस्तों इसको ध्यान रखिएगा, बिंबिसार को जो है मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न है, बुद्ध है, धम्म है, संघ है। अहिंसा जो है यह बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में शामिल नहीं है। इसे भी ध्यान से देख लीजिए। ये जो आपका अहिंसा है दोस्तों, ये जैन धर्म का मूल सिद्धांत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? तो आप लोग देखिए, राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो यहां पे आपका सही हो जाएगा जो विधायक होते हैं, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वे राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया है? तो कौन से शासन प्रणाली को अपनाया गया है आप लोग बताइए। आपका जवाब होगा दोस्तों संसदीय और संघीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। तो इसलिए आपका यहाँ पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो आप लोग जल्दी जल्दी आंसर को देखते चलिए, क्योंकि काफी प्रश्न है यहाँ पे। निम्नलिखित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं? तो आप बताइए। अनुसूचित जातियों के लिए आपको बताना है 48, 84, 47 या फिर 74। तो यहाँ पे दोस्तों आपका क्या सही हो जाएगा? 84। यहाँ पे अनुसूचित जातियों के लिए 84 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित किए गए हैं। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो यहाँ पे दोस्तों आपका सही हो जाएगा समानता के अधिकार का उल्लंघन किया जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे राइट है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? यहाँ पे कौन सा मौलिक अधिकार दोस्तों नहीं है आपको यह बताना है। तो यहाँ पे आपका जो संपत्ति का अधिकार लिखा गया है दोस्तों, यह मौलिक अधिकार नहीं है, यह एक विधिक अधिकार है। बाकी और सब मौलिक अधिकार है। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धर्म की आजादी का अधिकार है, लेकिन संपत्ति का अधिकार क्या है? एक विधिक अधिकार है। पहले यह मौलिक अधिकार था, लेकिन अब यह विधिक अधिकार है। तो चौथा ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट है। अगला प्रश्न है, अस्पृश्यता के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है। कौन संदर्भित करती है? शारीरिक विकलांगता, लिंग, जाति या वंश। तो आपका सही जवाब क्या होगा? जाति के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है। जो अस्पृश्यता होती है, छुआछूत होती है, वह यहाँ पे जाति के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है। इसलिए आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन जाति बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यह भी प्रश्न देखिए इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो आपका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? आपका सही जवाब होगा राज्यपाल। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। राज्यपाल जो होता है यह मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है। तो सभी चीजें दोस्तों आप लोग ध्यान से देखते चलिए। ये सभी चीजें आपके सीटेट एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर का यह पेपर है, आप लोग इसको पूरा सॉल्व करिए और सभी प्रश्नों को अच्छे से देखिए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है,
राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश या राष्ट्रपति? तो आपका जवाब क्या होगा? राज्यपाल को दोस्तों राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ध्यान रखिएगा, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। इसलिए आपका यहाँ पे चौथा विकल्प बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? तो इसमें आपका सही जवाब क्या होगा? प्रधानमंत्री का चुनाव दोस्तों जो सांसद होते हैं, जो सांसद चुने जाते हैं, वह जो है प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? तो यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला नागरिक किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति को कहा जाता है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति जो होता है भारत का प्रथम नागरिक होता है, मतलब कि भारत का वह पहला नागरिक होता है। तो यहाँ पे आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? तो यहाँ राज्य से प्रश्न पूछा है, आप लोग बताइए। तो राज्य का जो पहला नागरिक होता है दोस्तों वह राज्यपाल होता है। याद रखिएगा, राज्य का जो पहला नागरिक होता है वह राज्यपाल होता है और देश का पहला नागरिक राष्ट्रपति होता है। सभी चीजें ध्यान से देखते चलिए। वर्तमान लोकसभा 2014 के बाद कौन सी है? तो ये जो है 16वीं है दोस्तों। ये 2018 में पूछा गया था, तो 2018 में ये जो है 16वीं लोकसभा है। इसमें 16वां बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? नरेंद्र मोदी, प्रतिभा पाटिल, एम वेंकैया नायडू या रामनाथ कोविंद? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? रामनाथ कोविंद। तो इसमें चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। चलिए आगे देखते हैं, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो आप लोग बताइए यहाँ पे किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, जो राजनीतिक दलों के नाम हैं इनका उल्लेख बिल्कुल नहीं किया गया है। बाकी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, सरकार का ढांचा, नागरिकों के अधिकार, इन सब का उल्लेख किया गया है, लेकिन राजनीतिक दलों का उल्लेख नहीं किया गया है। तो ऐसे भी प्रश्न पूछे गए थे सीटेट में। तो 2018 का प्रश्न पत्र है, राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है? तो यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे आप देखिए क्या सही हो जाएगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? तो राज्यसभा में सदस्यों को दोस्तों राष्ट्रपति नामांकित करता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या सही हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। राज्यसभा में सदस्यों को राष्ट्रपति नामांकित करता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? तो यहाँ पे आप देखेंगे कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये जो है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो यहाँ पे आपका क्या सही हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? तो आपका जवाब क्या होगा? सी राजगोपालाचारी। ये भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो आसान आसान प्रश्न है, इनको आप जल्दी जल्दी देखते चलिए। तो यहाँ पे दोस्तों आपका क्या सही हो जाएगा? यहाँ पे आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का संविधान कब अपनाया गया था? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए यहाँ पे आपका क्या सही हो जाएगा, आप लोग बताइए। भारत का संविधान दोस्तों आपका यहाँ पे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। याद रखिएगा, कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? तो किसने निभाई थी? आपका जवाब होगा दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्होंने ही भारत की रियासतों को एकीकृत करने में अपनी जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न देखेंगे अब, निम्नलिखित में कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है? सभी प्रश्न दोस्तों आप लोग ध्यान से देखते चलिए, ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो यहाँ पे आपको बताना है संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में कार्य कौन करता है? केंद्र और राज्य सरकारें, या राज्य और स्थानीय निकाय, या केंद्र शासित? यहाँ पे समवर्ती सूची की बात की जा रही है, तो इसलिए आपका यहाँ पे पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। केंद्र और राज्य सरकारें जो होती है वह जो है समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? तो यहाँ पे आपका क्या सही हो जाएगा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दोस्तों ये मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे, 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया?
तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, मुर्शिद कुली खान, नादिर शाह या अलीवर्दी खान। तो आपका जवाब होगा दोस्तों मुर्शिद कुली खान। क्या होगा, मुर्शिद कुली खान। इनके नेतृत्व में बंगाल क्या था, धीरे धीरे जो है मुगल नियंत्रण से मुक्त हो गया या अलग हो गया। तो पहला ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल राइट है, मुर्शिद अली कुली खान। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा? तो यहाँ पे आपका क्या सही हो जाएगा, आप लोग बताइए। आपका सही होगा दोस्तों यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग ने दोस्तों इसने फैसला किया था कि बहादुर शाह जफर की आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में नहीं पहचाना जाएगा। तो इसलिए आपका यहाँ पे क्या सही हो गया, तीसरा विकल्प। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी? तो यहाँ पे दोस्तों आपका क्या सही है, यहाँ पे आपका लॉर्ड डलहौजी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी। तो यहाँ पे आपका तीसरा विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न देखेंगे। कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा है? नाना साहेब, बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय, बहादुर शाह जफर। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, नाना साहेब हो जाएंगे। नाना साहेब ने दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम में क्या किया था, कानपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। तो और इन्होंने खुद को पेशवा कहा। अगला प्रश्न देखेंगे। कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि क्या होगी? एक कहानी सुनाना, किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करना, किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना, यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जब कारखाने की यात्रा पढ़ने जाएंगे प्रत्यक्ष रूप से जब देखेंगे बच्चे तो वह अच्छी तरह से सीखेंगे। इसलिए यहाँ पे आपका क्या सही हो जाएगा, यहाँ पे तीसरा विकल्प बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। एडुसेट से क्या अभिप्राय है, इसके बारे में बताइए, एडुसेट के बारे में। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एडुसेट क्या था, यह आपका एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है। क्या है, मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है एडुसेट, इसको याद रखना। अगला प्रश्न देखेंगे। पंचवाणी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है? तो मीराबाई, कबीर, गुरु नानक, रविदास। आपका जवाब है इसमें दोस्तों कबीर। पंचवाणी और बीजक में जो है कबीर के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है। तो यहाँ पे कबीरदास आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कबीरदास की बात करें दोस्तों तो इनका जन्म कब हुआ था, 1398 में हुआ था। कहाँ हुआ था, वाराणसी में हुआ था, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। चलिए इनकी जो प्रसिद्ध कृतियां हैं दोस्तों, बीजक हैं, साखी, सबद्रमैनी। अगला देखेंगे। एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल की कृति है? तो आप लोग बताइए, गुर्जर प्रतिहार काल, राष्ट्रकूट काल या चालुक्य काल या गुप्त काल। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रकूट काल। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? यहाँ पे बताइए, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, सत्यशोधक समाज या सेवा समाज। यहाँ पे आपका क्या सही हो जाएगा? तो यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे, आपका यहाँ पे पहला ही ऑप्शन सही है, ब्रह्म समाज। यहाँ पे पूछा गया था कि कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है, तो ब्रह्म समाज जो है दोस्तों यह उपनिषद में आस्था रखता है। ब्रह्म समाज हिंदू धर्म से संबंधित है दोस्तों। यह प्रथम धर्म सुधार आंदोलन था। इसके संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे और इन्होंने 20 अगस्त 1828 में इसकी स्थापना की थी। कहाँ पे की थी? कलकत्ता में की थी। तो इस तरह से दोस्तों आपका यहाँ पे 60 प्रश्न पूरा कंप्लीट हो गया। आप लोग बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। हम आपको अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।